हेलो डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं सभी आप। सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं। फटाफट जुड़ जाइए, शुरू करने जा रहा हूं सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए जो मॉक टेस्ट के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके इस 8th मॉक टेस्ट में। तो बात कर रहे हैं हम लोग, टारगेट कर रहे हैं सीजीएल 2024, 2 प्रीवियस ईयर पेपर और 1 मॉक टेस्ट। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 7 मॉक टेस्ट आपसे डिस्कशन हुए हैं, 8th की बात आज करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर सबसे लेटेस्ट से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे हम लोग बैक बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे पेपर आपसे डिस्कशन हुए हैं, रिस्पांस भी आपका बहुत बढ़िया आ रहा है। आई होप प्रिपरेशन आप सबकी अच्छी चल रही होगी। बस एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो तैयारी आप कर रहे हो प्रैक्टिस के थ्रू, क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू, स्ट्रेटजीज के थ्रू, वो सारी की सारी रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब आपको उनका एग्जाम्स में फ़ायदा मिलना चाहिए। तो शुरू कर लेते हैं सेगमेंट, बट उससे पहले छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं डिस्कशन करनी है। 2 तरीके से आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए आपके साथ हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। पहला, टॉपिक्स, जो भी आपका सिलेबस है, जो चीज़ें आनी है एग्जाम में, टारगेट उनको भी करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो टॉपिक्स क्या क्या हैं जो एग्ज़ाम में आने हैं, स्पेशली जब हम एसएससी के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं और इंग्लिश के पोर्शन की बात करते हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? बेसिक्स ऑफ ग्रामर, पार्सिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, ऑफ कोर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स हैं ये। जेरेंड इन्फिनेटिव, ये नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट पे डिस्कशन इंपॉर्टेंट है इन पे। टाइम एंड टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव और स्पीच या नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्लस क्वेश्चन टैग, सुपरफ्लॉज, कंडीशनल सेंटेंसेस, वोकैब कैसे इंप्रूव करें, वोकैब इंप्रूवमेंट का पार्ट, रीडिंग कैसे इंप्रूव करें, कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, वोकैब में स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सारी चीज़ों को कवर अप करना पड़ता है आपको इंग्लिश के पोर्शन का आंसर करने के लिए। तो उन सब का सबसे अच्छा सोल्यूशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ये एसएससी का फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच जो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है, सारे के सारे टॉपिक्स बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब के सब इसमें कवर किए गए हैं। और एक ऐसा टॉपिक भी इसमें नहीं बचा हुआ है जो आपको कंफ्यूज करेगा या एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे के सारे टॉपिक्स सब के सब, इवन इतने तो बेसिक्स हैं, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स मैंने अलग से डिस्कशन किए हैं, कुछ टिप्स आपको अलग से दी हुई हैं जो आपके स्पोकन के पार्ट पे आपको काम आएंगी। उसके अलावा आपके क्वेश्चंस को और ज़्यादा आसान करने के लिए स्ट्रेटजीज, एलिमिनेशन, लॉजिक्स और कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या चीज़ें चेंजेस करके जो क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस, उन सारे के सारे पोर्शंस को यहाँ पे कवर किया गया। ठीक है ना। तो ये बैच अगर आपने अवेल किया है तो डेफिनेटली आप इसके फ़ायदे जानते होंगे। नहीं किया है और आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो बेहतरीन बैच है ये, ज्वाइन कर लीजिए एक बार और 100% फ़ायदा मिलना है आपको इसमें। प्लस टारगेट बैच, अगर आपके टॉपिक्स, मैंने बोला था ना, 2 चीज़ों की मोस्टली आपको ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहते हैं। पहला टॉपिक्स और दूसरा प्रैक्टिस। तो इन दोनों का सोल्यूशन है यहाँ पर। टॉपिक्स ऑब्वियसली फाउंडेशन बैच और प्रैक्टिस के लिए टारगेट बैच। ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, यहाँ पे तो ऑब्वियसली हम लोग जुड़ ही रहे हैं मॉक टेस्ट के थ्रू या प्रीवियस पेपर के थ्रू, लेकिन इसके अलावा क्विक रिवीजन कैसे करना है आपको कॉन्सेप्ट्स का, मॉक पेपर और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस टारगेट बैच में। ठीक है ना। कंबाइंड बैच अगर आप चाहते हैं इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स का, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, तो ये कंबाइंड बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड ही रखी गई हैं, वो चीज़ें जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपने चीज़ें अवेल करी हैं, फ़ायदा डेफिनेटली इसका आपको मिलेगा। क्वेश्चंस पे जब आते हैं हम लोग, तब आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ भी आंसर वैसे ही करना है जैसे एग्जाम में करना है। क्वेश्चन आगे आपके सामने, आराम से आप पढ़ सकते हो। 2-3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना जो मैं बार बार नोटिस करवाता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि क्या चीज़ पूछी गई है उसको ध्यान दीजिए। इससे पहले कि आप क्वेश्चन पे जाओ उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेना कि क्वेश्चन में क्या चीज़ बोला गया आपको करने के लिए। प्लस ऑप्शंस को एलिमिनेशन करना। आप जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको पैसिव वॉइस का दिख रहा है, तो पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका मैंने डिस्कस किया है। मतलब एक ऐसा पोर्शन जिसमें आपका 100% टाइम बचना है और एक्यूरेसी सबसे अच्छी आनी है। कैसे? विल द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड,
हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी, समझ जाइएगा पैसिव में आपको बी की थर्ड फॉर्म चाहिए, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बिन, और इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये स्ट्रक्चर मिलेगा ही मिलेगा। ढूंढ डालिए। यहाँ देखो हैव बिन है, हैव बिन है, हैव बिन है, यहाँ हैड बिन दिया हुआ है, ये एलिमिनेटेड, फोर्थ ऑप्शन खत्म। यहाँ शैल दिया है, यहाँ वुड दिया है, यहाँ विल दिया हुआ है। लेसन्स के साथ शैल का इस्तेमाल नहीं होता, विल को वुड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं, एक्टिव पैसिव में नहीं करते हैं। एलिमिनेशन डन, आंसर सामने। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। कोई तरीका नहीं है इसको अननेसेसरी प्रॉब्लमेटिक बनाने का। आप चाहो तो बना सकते हो, अगर आप इसका लिटरली पहले एक्टिव से पैसिव बनाओ, फिर उसको चारों ऑप्शन से टैली करें, अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। हटा दीजिए उसको, सीधे सीधे एलिमिनेशन करिए, लॉजिकली आंसर करना है। ध्यान से सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एक एरर का पोर्शन आपसे पूछा गया है। अब क्या करना है, अच्छा ये पार्ट इसी सेंटेंस के हैं, ठीक है ना, जिसमें आपसे पूछा जाता है। अच्छा ये डी वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दिया हुआ है सी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए जस्टिफाई करते हैं इसको। क्या सेंटेंस दिया है, यू कैन नॉट बाय एनीथिंग विद सच लेस अमाउंट ऑफ मनी। मतलब इतने कम पैसे में आप कोई भी आइटम नहीं खरीद पाएंगे, कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा यू कैन नॉट बाय, मतलब इतने पार्ट में एरर है तो ये वाला आंसर। एनीथिंग विद सच लेस अमाउंट, अच्छा सच तक, इसमें एरर है तो 2 वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। लेस अमाउंट ऑफ मनी, इसमें कोई एरर है तो डी वाला आंसर टिक करेंगे, और अगर कोई गलती नहीं है तो फिर सी वाला ऑप्शन होगा, नो इम्प्रूवमेंट या नो एरर। अब देख लीजिए, अगर आपने छोटी मोटी चीज़ें, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, तो शायद हो सकता है आपको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो, बट प्रैक्टिस अगर है तो कुछ कीवर्ड्स लगभग हर क्वेश्चन में आपको मिलते हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन या क्वेश्चन आया है, ये आया है हमारा एडजेक्टिव चैप्टर से। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है या पढ़ा अच्छे से नहीं है तो प्रॉब्लम करेगा, है लेकिन बहुत सिंपल सा, ठीक है ना। ट्रिकी है बट सिंपल ही है, और सिंपल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड अगर आप पहचानते हो कीवर्ड, ये जो लेस है ये कंपैरेटिव डिग्री होती है लिटिल वर्ड की, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री। तो लेस अगर कंपैरेटिव वर्ड है तो आप खुद इस सेंटेंस को पढ़ करके देख लो, क्या इस सेंटेंस में किसी भी पर्सन का, किसी भी चीज का, किन्हीं भी चीजों का आपस में कंपेयर किया भी गया है। देन नहीं है, कंपेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लेस भी नहीं आना चाहिए था। लेस की जगह यहाँ होगा लिटिल। आ लिटिल हो सकता है, लिटिल हो सकता है, चूंकि नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं कि आप खरीद नहीं सकते, इतने कम पैसे हैं, तो लिटिल अमाउंट हो जाएगा, विद लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, ना कि लेस अमाउंट ऑफ मनी। ऑप्शन नंबर 4, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, यही करते हैं, रेड वाले पेन से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और ग्रीन वाले से मैं आपके लिए आंसर टिक कर दूंगा, तो आपको पीडीएफ में पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वेल द लेसन्स हैव बीन, ये थर्ड ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन इज एन। अब एन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वॉवल साउंड वाला वर्ड आएगा। इन दोनों वर्ड का अगर आप साउंड देखोगे ना तो ये यूनिवर्सल है और ये यूनिक है, तो य के पहले एन नहीं आता, ए आता है, तो भैया 2 ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, मतलब गए, इनसे तो लेना देना ही नहीं, बच्चे 2 ऑप्शन। इंटरनेशनल, इम्पॉर्टेंट, तो ग्लोबलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, ये भी हो सकता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, भाई ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। फॉर मेंटेनिंग इवननेस, इवननेस को मेंटेन करने के लिए इन द लिविंग मोड ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर वर्ड दिया हुआ है और ग्लोबलाइजेशन है तो दोनों में इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन बेटर जो रहेगा ना, चूंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सही आंसर जो बनेगा वो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म।
तो ग्लोबलाइजेशन इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ इवननेस मतलब समानता मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इंटरनेशनल, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट पढ़ लीजिए, कोशिश ये करिएगा आपका आंसर मेरे एक्सप्लेनेशंस या आंसर्स के पहले आ जाए। क्या पूछ रहे हैं फोर्थ में, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या दिया है एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस। अब देख लो ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाएगा आपको। लिंगुअल लैंग्वेज के लिए यूज किया था, लिंग्विस्ट मतलब होता है जिसको भाषा का ज्ञान अच्छे से होता है, नॉलेज जिसको होती है लिंग्विस्ट। ठीक है ना, वेल नोन, वेल नोन नहीं, वेल एजुकेटेड, भाषा का जानकार, हु नोज लैंग्वेजेस। अच्छा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन होना शुरू। मोनो मतलब होता है सिंगल, ये सिंगल के लिए आता है। ऐसे यहाँ दिया हुआ है मल्टी, मल्टी मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। ये पॉली का सिनोनिम होता है, इसको पॉली भी कहते हैं, है ना। तो अब ये आता है बहुत सारे के लिए, आता है सिंगल के लिए। ये लैंग्वेज की बात होती है, यहाँ 2 की बात ही नहीं हो रही। लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बी आई, बाय, बाय इज फॉर बोथ, ये 2 के लिए आता है, 2 के लिए। और यहाँ भी बोल रहे हैं ओनली 2 लैंग्वेजेस, तो 2 लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर हमारे सामने है, दैट इज बायलिंगुअल। बायलिंगुअल मतलब ही यही होता है 2 भाषाओं में। कभी भी आप कॉन्वर्सेशन बायलिंगुअल करते हैं, इसका मतलब आप 2 लैंग्वेजेस को, जनरली इंग्लिश और हिंदी को मिला के अगर बोलते हैं तो वो बायलिंगुअल होती है। ठीक है ना, हम लोग भी डेली लाइफ में, जैसे डेली और लाइफ, ये जो वर्ड मैंने बोले हिंदी भाषा में यूज़ किया, ये लैंग्वेज मेरी बायलिंगुअल हो गई। ठीक है ना, तो बायलिंगुएज 2 लैंग्वेजेस में, इसमें बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछ रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म पूछी गई है ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा, पैसिव में दिया हुआ है सेंटेंस और एक्टिव में पूछा जा रहा है। अच्छा, अभी क्या करना है, व्हेन ही लेफ्ट स्कूल द टेक्स्ट बुक वर पुट असाइड बाय हिम एंड वर नेवर रीओपन। अच्छा ओके, अब वर दिया हुआ है जो कि बी की सेकेंड फॉर्म है। अब अगर बी की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई होगी। ठीक है ना, देखो ही पुट, ही पुट, ही पुट, सभी में पुट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। हिज टेक्स्ट बुक्स एज व्हेन। हाँ देखो, अब एज तो नहीं यहाँ पे यूज किया गया है, एज यहाँ पे दिया गया है व्हेन, तो एज वाले जो दोनों ऑप्शंस हैं ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, अब ही पुट असाइड, अच्छा वहां भी देखो वर के बाद थर्ड फॉर्म दी हुई है रीओपन, ये जो वर दिया है ये भी हटाओगे क्योंकि दोनों एंड से जोड़े गए हैं, दोनों पैसिव रखे गए थे। यहाँ जब चेंज करेंगे एक्टिव में तो दोनों एक्टिव में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ही पुट असाइड हिज टेक्स्ट बुक्स व्हेन ही लेफ्ट स्कूल एंड नेवर रीओपन देम। ठीक है, ही पुट असाइड हिज टेक्स्ट बुक व्हेन ही लेफ्ट स्कूल एंड वर नेवर रीओपन बाय हिम, नहीं ये इन्होंने फिर को पैसिव ही बना दिया है, और पैसिव को पैसिव नहीं रहने देना है, एक्टिव में चेंज करना है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा बन जाता है फाइनली, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। He put aside his textbooks when he left school and never reopened them, और फिर उसने किताबों को दोबारा कभी खोला नहीं। फर्स्ट वन शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एंटोनिम पूछा गया है, और एंटोनिम अपोजिट। अब याद रखना, जब भी एंटोनिम पूछते हैं एक ऑप्शन सिनोनिम का दे देते हैं उसमें जनरली, ताकि आप अगर जल्दीबाजी में क्वेश्चन करेंगे तो गलत करके आएंगे। क्या पूछा गया है, एक्ज्यूम वर्ड पूछा गया है। एक्ज्यूम का मतलब क्या होता है, अब अगर आपको पता हो, एक्ज्यूम का मतलब होता है जमीन के अंदर से किसी चीज को खोद कर बाहर निकालना, मतलब सामने लाना। ठीक है ना, एक्ज्यूम का मतलब होता है जमीन से खोद कर बाहर निकालना। ठीक है ना, हाँ जमीन से खोद कर बाहर निकालना। अब डिग का मतलब ही होता है, डिग खोदने के लिए आता है। तो देख लो, इसलिए दिया ये ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर खोदने की बात कर रहे थे।
रिवील का मतलब ही होता है सामने लाना, देख लो, है ना, सिनोनिम्स दिए हुए हैं, जबकि पूछा एंटोनिम क्या है, देखो है ना, ऑप्शन सेम दिए हैं। बाहर निकालना मतलब सामने लाना, भाई कोई चीज गड़ी हुई है तो छुपी हुई है, उसको बाहर निकालना, ये हो गया। अच्छा, हाइड का मतलब होता है छुपाना, अब आप खुद सोच लो, रिवील का मतलब सामने लाना है, सामने लाने का अपोजिट छुपाना होता है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। बट मैंने फिर क्या बोला था कि कभी भी अगर सही ऑप्शन मिल भी जाए, एक बार सारे ऑप्शंस चेक कर लेना। इस लास्ट ऑप्शन जो दिया है ना, रिसरेक्ट, रिसरेक्ट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, मतलब किसी मुर्दे में जान डाल देना और उसको फिर से जिंदा करना, पुनः फिर से जीवित करना, नया जीवन देना, पुनर्जीवन देना, ठीक है ना, ये होता है। अब आप खुद देख लो, एंटोनिम पूछा गया एक्ज्यूम का, नो डाउट सही आंसर जो हमारा होगा दैट इज हाइड। हाइड इसलिए क्योंकि इसका एक एक्ज्यूम का मतलब एक तरह से लोगों के सामने लाना, जमीन से कुछ खोद कर बाहर निकालना, रिवील करने के सेंस में यूज होता है, तो कंसील या हाइड दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। कई बार अच्छा ऐसा होगा, ये ध्यान रखना कि आपको उस वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम पूछेंगे और एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं मिलेगा, तो नियरली अवेलेबल जो ऑप्शंस होते हैं ना, नियरली सूटेबल ऑप्शन, उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना। जो वर्ड नए पता हो, चले हों, पहले से आते हो तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो सीख लीजिए। रिसरेक्ट वर्ड अच्छा है, एक्ज्यूम वर्ड अच्छा है, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में 10 अच्छा सेंटेंसेस एक्सेप्ट 1 एंड 6 ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल, अच्छा जंबल ऑर्डर है और 1 एंड 6 को रीअरेंज नहीं करना है, ठीक है ना, मतलब 1 एंड 6 जंबल्ड नहीं है, बाकी सब जंबल्ड हैं, तो वही करना है। 1 में क्या दे रहे हैं, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द ओनली वन इन द कंट्री टू हैव रनवेज इक्विप्ड विद कैट 3B इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, लैंडिंग सिस्टम। अच्छा, हम्म, अच्छा, दिस टेक्नोलॉजी गाइड्स पायलट, हाँ दिस टेक्नोलॉजी देखो, अब रीअरेंज करें ना तो इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखना। पहला ओपनिंग, जैसे यहाँ देखो पी दिया है, यहाँ पी दिया हुआ है, यहाँ पी दिया है, यहाँ पी दिया है, मतलब ओपनिंग तो कंफर्म है कि पी से शुरू होगा ही होगा। दिस टेक्नोलॉजी गाइड्स पायलट टू लैंड इवन व्हेन विजिबिलिटी इज कट टू 50 मीटर, मतलब जब ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती तब भी ये पायलट को गाइड करता है कि आराम से वो लैंड कर सकें, ठीक है ना। अच्छा, दिस इज बिकॉज फाइंडिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर सच फेलियर वोंट बी इजी, मतलब ऐसे फेल्योर का, अब देखो फेल्योर, सच फेल्योर आया ना तो कहीं फेल्योर दिया होगा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन फाइंड करना ऐसी गलतियों का आसान नहीं है। हाउएवर, आ गया ना, इट फेल्स टू ऑपरेट ऑफन, कभी कभी ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इट जो आया ना टेक्नोलॉजी के लिए, फेल हो जाती है, मतलब काम नहीं करती। द इशू इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड अ वेब ऑफ अनक्लियर ब्रीफ, मतलब रीज़न नहीं पता होते कि क्यों फेल हो गई, इसमें कई सारे जो इशू है फेल होने का, उसमें इन्वॉल्व होते हैं मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, कई सारे स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल मतलब कई सारी गलतियां हैं जो क्लियर नहीं होती। वेब मतलब जाल, बहुत सारी नंबर ऑफ अनक्लियर ब्रीफ्स। अब रीअरेंज अगर हम करें तो पी से तो शुरुआत हो गई, दिस टेक्नोलॉजी गाइड्स पायलट टू लैंड इवन व्हेन विजिबिलिटी इट कट टू 50 मीटर्स, फिर आएगा एस, हाउएवर इट फेल्स टू ऑपरेट ऑफन, ठीक है ना, और पी और एस अगर एक साथ देख लो तो यहाँ है, लो हो गया हमारा सही आंसर। अब जब मिल भी जाए सही आंसर तो भी रीअरेंजमेंट को एक बार अरेंज करके देख लेना, ठीक है ना। हाउएवर इट फेल्स टू ऑफन, फिर दिया है आर, फाइंडिंग एन, हाँ फाइंडिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर सच फेलियर वोंट बी इजी, आसान नहीं है क्योंकि दिस इज बिकॉज द इशू इन्वॉल्व, सही है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। थर्ड वन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी 7। 8th पे आ जाइए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अच्छा देखो इंपॉर्टेंट क्या है, करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहे हैं, मतलब किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, इसका मतलब बाकी की स्पेलिंग इनकरेक्ट होंगी। अब चेक करो, एरोगेंस, अटेंडेंस, अपीयरेंस, बहुत बेहतरीन। एरोगेंस की सही स्पेलिंग होती है ARROG,
ANCE, एरोगेंस। क्लियर? अटेंडेंस में लास्ट में डांस होता है, ऐसे याद रखना, अटेंडेंस। ठीक। अपीयरेंस की स्पेलिंग में डबल पी होता है। तो ये तीनों स्पेलिंग्स जो होती हैं ये सही स्पेलिंग होती हैं, ये गलत दी हुई हैं। इसका मतलब जो हमारा सही आंसर होगा अबंडेंस, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही दी है। बाकी तीनों ही स्पेलिंग्स जो दी हुई हैं वो इनकरेक्ट हैं। फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है 9 में? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिर फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। देयर मस्ट बी चेक्स एंड बैलेंसेस एंड सैंक्टिटी हैज टू बी मेंटेन्ड बाय मीडिया रिपोर्टिंग। अच्छा, मतलब क्या बोल रहे हैं कि चेक कर लो फैक्ट्स वगैरह जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको बता रहे हो मीडिया में, मीडिया जब रिपोर्टिंग करती है ना उस समय जो चीज़ें बताती है उस पर चेक्स होने चाहिए कि मतलब क्या चीज़ें बताना है क्या नहीं बताना है, फैक्ट्स को चेक करना है क्या सच है क्या झूठ है, और हाँ ये सारी चीज़ें मेंटेन करना चाहिए मीडिया के द्वारा रिपोर्टिंग में। अब ऑन रिपोर्टिंग, बाय रिपोर्टिंग, विद रिपोर्टिंग या वाइल रिपोर्टिंग, खुद देख लो सही आंसर, गेस कर लो पहले तो अपने अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए। बोल यही रहे रिपोर्टिंग करते समय है ना, रिपोर्टिंग में। अब इनका तो ऑप्शन भी नहीं दिया है। ऑन रिपोर्टिंग, बाय रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टिंग के द्वारा तो नहीं, विद रिपोर्टिंग। करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज वाइल। फोर्थ वन शुड बी द करेक्ट आंसर। वाइल रिपोर्टिंग सबसे सूटेबल ऑप्शन है कि जब रिपोर्टिंग करी जा रही हो उस समय चेक्स एंड बैलेंसेस और सैंक्टिटी मेंटेन करना है। सैंक्टिटी मतलब वही थोड़ा सा देख समझ के चीज़ों को, सेंसिबिलिटी जिसको आप बोल सकते हो, वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन बनेगा, रिपोर्टिंग करते समय। हाँ, यहाँ सैंक्टिटी जो है ना, सैंक्टिटी को आप थोड़ा सा पवित्रता से रिलेट कर सकते हो। मतलब बोला ना मैंने कि जो चीज़ें सही हैं, उचित उचित चीज़ें बोल लो, ज़रूरी चीज़ें बोल लो, ठीक है ना, साफ सुथरी सही चीज़ें, करेक्ट, ये इसकी बात कर रहे हैं। वाइल, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गेस करिए। एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछ रहे हैं और बहुत बेहतरीन वर्ड है, इम्प्लिसिट वर्ड। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट बहुत बार डिस्कशन हुआ है। इम्प्लिसिट मतलब वो चीजें जो अंडरस्टूड हैं, मतलब बार बार बतानी ना पड़े, जो चीजें बिना बताए ही आपको समझ में आ जाए, अंडरस्टूड हैं, वो कहलाती हैं इम्प्लिसिट। अब अनस्पोकन का मतलब ये है बिना बताई हुई चीजें, सप्लाई, स्पेसिफिक, ड्रिवन नहीं। करेक्ट आंसर जो यहाँ बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चूंकि हमसे सिनोनिम पूछा गया है, ये ध्यान रखिए, सिमिलर मीनिंग। तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंडरस्टूड, वो चीजें जो बिना बताए समझ में आ जाएं, बिना कही हुई चीजें जो बिना कहे ही पता चल जाएं। अनस्पोकन, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट होगा सही आंसर हमारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ओके, ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन। वेट बिहाइंड द ईयर्स, ईयर्स के पीछे वेट होना। अब इसका मतलब जानते हैं, ये फ्रेज बड़ा बेहतरीन है, इसका मतलब भी वही होता है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, ये अगर पता हो आपको, नॉविस, नॉविस या इनएक्सपीरियंस, बिगिनर जिसको बोला जाता है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था उसमें एक फ्रेज आया था ग्रीन हॉर्न, और ग्रीन हॉर्न का मतलब भी होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन, वही होता है सेम वेट बिहाइंड द ईयर्स भी। तो करेक्ट आंसर जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो होगा ये, लैकिंग एक्सपीरियंस, और बी इमेच्योर, इमेच्योर होना इसके लिए आता है, इमेच्योर होने के लिए, या एक्सपीरियंस की जिसके अंदर कमी होती है, अनुभव नहीं है बहुत ज़्यादा, बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, नौसिखिया हैं, है ना, मैच्योर नहीं है अभी बहुत ज़्यादा,
बचकाने हरकतें हैं, चाइल्डिश हैं, उनके लिए आता है ये लैकिंग एक्सपीरियंस वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अगेन बहुत बेहतरीन वर्ड, और पूछा गया हमसे सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ द वर्ड मॉडर्न। मॉडर्न क्या होता है? कोई भी ऐसी चीजें जो चुभने वाली होती हैं, मतलब क्रिटिसाइज्ड, चुभने वाली जो चीजें होती हैं, बहुत रूड, है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो क्रिटिसाइज्ड या फिर रूड, रूडली बताई हुई चीजें। अब देखो काइंड जो है ना, वो कहीं ना कहीं इसका एंटोनिम है। कॉम्प्लीमेंट्री भी इसका एंटोनिम है। बिटर हो सकता है, बिटर का मतलब कड़वा, तीखा, है ना। और पीसबल, शांति, ये पीस से रिलेटेड है। पीस एबल, शांति के लायक जो होता है, शांति बनाने लायक, उसके लिए। तो करेक्ट आंसर चूंकि हमसे पूछा गया यहाँ पर सिनोनिम मॉडर्न का, तो वो होगा यहाँ पर बिटर। बिटर मतलब वही तीखा, क्रिटिसाइज, रूड, रफ, इसके लिए आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगेन फर्स्ट एंड लास्ट दिया हुआ है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, P at the hand of our representatives, but frequent elections who play political games make it a mockery at the cost of the nation। अच्छा, P Q S तीन जगह से शुरू हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हिंट यहाँ से तो नहीं मिल पाएगी। लिंक्स ढूंढते हैं, देखिए कौन सा लिंक किसके साथ है। फर्स्ट और लास्ट से अगर रिलेट कर पाए तो भी बेहतरीन हो जाएगा फिर ये। अच्छा, यहाँ देखो एक वर्ड आया हु, और हु आता है किसी पर्सन के लिए, तो हु कंट्री इसके लिए आएगा नहीं, इलेक्शंस के लिए आएगा नहीं, गेम्स के लिए आएगा नहीं, मॉकरी ऑफ कोर्स ऐड द नहीं। हु आएगा यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, यानी पी के बाद जो पेयर बनता है वो बनता है आर का, पी और आर का पेयर। अब पी और आर किसमें किसमें साथ में है? देखो यहाँ नहीं है तो ये एलिमिनेट, यहाँ पे हो सकता है। पी के बाद एस दिया है, दो जगह से शुरू हो सकता है, या तो बी या सी में से एक आंसर होना चाहिए। जस्टिफाई करिए फटाफट जल्दी से। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पी और क्यू से शुरुआत, बट फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। पी में क्या बोल रहे हैं? एट द हैंड्स ऑफ आर, नहीं नहीं, एट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, एट द हैंड्स ऑफ आर रिप्रेजेंटेटिव्स हु प्ले पॉलिटिकल गेम्स। आर के बाद एस, नहीं नहीं नहीं, हु प्ले पॉलिटिकल गेम, एट द कॉस्ट ऑफ द, प्ले, मेक इट अ मॉकरी, मॉकरी, मेक इट अ मॉकरी, ये आना चाहिए एट द हैंड्स ऑफ। हाँ, मॉकरी मजाक बना देते हैं किसके हाथों में? रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथों में। हु प्ले पॉलिटिकल गेम्स एट द कॉस्ट ऑफ, यस, आर शुड बी द लास्ट सेंटेंस, आर, बट फ्रीक्वेंट इलेक्शंस एट द कॉस्ट ऑफ, नहीं, एट द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल गेम्स एट द कॉस्ट ऑफ, आर शुड बी द लास्ट वन, तो क्यू से शुरुआत करेंगे। यस, आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी हियर बी वाला, सेकेंड वन, क्यू एस पी आर, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। यानी ये वाला ऑप्शन भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये भी नहीं होगा सही आंसर। पी आर एस क्यू नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं 14 में? गिवन ईडियम, फिर से एक क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेज का, और क्या फ्रेज है? अ थॉर्न इन द फ्लैश। ओके, थॉर्न मतलब कांटा, फ्लैश मतलब जो मांस होता है। अब मांस में अगर कोई कांटा आपके चुभ जाता है तो इसका मतलब परेशान करता है, आपको चुभता है वो चीज़, तो वही चुभने वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं। टू फाइट डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड, मतलब जख्मी होने के, इंजर्ड होने के, घायल होने के बाद भी लड़ना, नहीं, ये नहीं है। माइनर डिसकम्फर्ट, छोटी सी बेचैनी, विच कैन बी इजिली इग्नोर, जिसको इग्नोर करें, नहीं, कांटा चुभा है तो आप इग्नोर उसको नहीं कर सकते। अ सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल एनॉयंस और ट्रबल, हाँ ये हो सकता है। अ पर्सन विद इन क्लोज फैमिली होम यू सीक्रेटली हेट, नहीं, हेट वाला भी नहीं है। एक ऐसा पर्सन क्लोज फैमिली में जिससे आप मन ही मन में नफरत करते हैं, ये भी नहीं होगा। सही आंसर जो हमारा बनेगा वो होगा सी वाला, अ सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल एनॉयंस और ट्रबल।
परेशानी या ट्रबल, जो अनॉयस मतलब इरिटेशन होता है, वो कॉन्टिन्यूस का सोर्स होना। तो कोई चीज़ जो चुभती रहती है लगातार, चुभना मतलब कुछ कॉन्टिन्यूसली अनॉय रहना, परेशान रहना, इरिटेटेड रहना। सी शुड बी द करेक्ट आंसर। यस 14 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। अच्छा डायरेक्ट में दिया है सेंटेंस, इनडायरेक्ट पूछा गया है। वेयर डू यू लिव सेड द स्ट्रेंजर टू मी। अच्छा ठीक है, एलिमिनेशन यहाँ भी करेंगे। देखो किस किस चीज़ से एलिमिनेट हो जाएगा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, ठीक है। इंक्वायर्ड नहीं, इंक्वायर्ड के साथ ऑफ आता है तब मी आता है, तो ये एलिमिनेट हो गया। द स्ट्रेंजर क्वेश्चनड मी, ठीक है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, ठीक है। अच्छा दैट और वेयर, क्वेश्चन वर्ड जब आता है तो वो खुद कंजंक्शन का काम करता है, तो उसके साथ ये दैट वाला कंजंक्शन नहीं लगता, तो ये दैट यहाँ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डी एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शंस गए, देख लीजिए नाउ। दोनों में जो बचे हैं उनमें डिफरेंस देख लो। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, क्वेश्चन मी, वेयर डिड आई लिव, वेयर आई लिव। अच्छा इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, जो डायरेक्ट में होता है इंटेरोगेटिव, उसको जब इनडायरेक्ट में आप बदलते हो तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते हो, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी सी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो बचेगा हमारा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। हाँ फर्स्ट वन होगा हमारा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 देख लीजिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या पूछ रहे हैं, गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप। अच्छा एक मैप के थ्रू या किसी इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट जनरली कंपासेस वगैरह की बात कर रहे हैं, उसके थ्रू शिप को गाइड करना, मतलब रास्ता बताना। क्या होता है, एंकर, सेल, ट्रैवल, नेविगेट। अब आप देखो एंकर जो होता है वो यूज होता है टू स्टॉप शिप्स, शिप्स को एक जगह पर रोक के रखने के लिए एंकर, ठीक है ना। सेल का मतलब होता है नाव चलाना, तो ये तो मूविंग, मूव अ शिप, इसके लिए यूज होता है। ट्रैवल भी आई थिंक यात्रा करने के लिए ही होता है, लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह के थ्रू या मैप के थ्रू कहीं जाना वो नेविगेट होता है। ये तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 का नेविगेट बोला जाएगा सही आंसर 16 के लिए। क्लियर, देख लीजिए कैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं और कंफ्यूजिंग हैं थोड़े से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नेविगेशन का मतलब ही होता है रास्ता ढूंढना किसी नक्शे के थ्रू, या फिर किसी नक्शे के थ्रू ढूंढ सकते हैं, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 17, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ ग्रुप बिलो जंबल ऑर्डर, जंबल ऑर्डर में है, रीअरेंज करना है। अच्छा फिर से फर्स्ट एंड लास्ट दिया हुआ है, PRSQ। अच्छा चारों एलिमिनेशन नहीं हो सकते ऐसे फर्स्ट सेंटेंस को देख के, देख लो भाई। एज हार्ट डिजीज कॉन्टिन्यूज, जैसे जैसे हार्ट डिजीज बढ़ती हैं, इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग द टू बी द नंबर वन किलर, रिसर्चर्स हैव बिकम इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके अब देखो पेयर अगर हम ढूंढ पाए सही तो आसान होंगे, और लिंक मिल रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्टेड, ये जो वर्ड आया वो किसके लिए आया, हैव बिकम इंटरेस्टेड, रिसर्चर्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड, यानी आर का पेयर जो बनेगा वो पी के साथ बनेगा। अब आर और पी कहाँ कहाँ पर है, आर के बाद पी, अरे अरे तो एक ही जगह है केवल, खत्म हो गया। लो ये वाला बस चेक कर लेते हैं एक बार क्यू से शुरू करके। एज द हार्ट डिजीजेस कॉन्टिन्यूज टू बी द नंबर वन किलर, हाँ बिल्कुल सही, क्यू से शुरुआत हो सकती है, बहुत बढ़िया हो गया, आंसर तो सही है हमारा, ठीक है ना। फिर एस आएगा इन द यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आर आएगा रिसर्चर्स हैव बिकम टू इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स, हाँ बिल्कुल सही 100%, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ सही है ये। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, ठीक है, फिर से इसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। अच्छा पहला ही पार्ट देखो नो एरर दिया हुआ है, इसका मतलब अगर कोई गलती नहीं है तो ये भी आंसर आप टिक कर सकते हैं। क्या लिखा है, द क्विक अराइवल ऑफ द फायर ब्रिगेड प्रिवेंटेड द फायर फॉर स्प्रेडिंग फर्दर। अच्छा जल्दी आ गई फायर ब्रिगेड, इसलिए आग ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाई, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। फटाफट बताइए क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर, जस्टिफाई कर दीजिए। हम्म
फटाफट फटाफट जल्दी से जस्टिफाई करिए। क्या होगा सही आंसर? देखो अब अगर याद है आपको ये चीज, पेयर वाली चीजें मैंने प्रपोजिशन पढ़ाया था तो उसमें ये वर्ड आया था। प्रिवेंट एक ऐसा वर्ड है, स्टॉप, प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट, रिफ्रेन, डी बार, एब्सटेन। इन सब वर्ड्स के साथ सबका मतलब एक जैसा ही है, किसी काम को करने से रोक देना, किसी चीज को रोकना, इसके सेंस में आते हैं। इन सब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन एक आता है और वो है फ्रॉम। फॉर का इस्तेमाल नहीं होता, फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर फॉर दिया हुआ है तो यहाँ फॉर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए था। और उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में, जैसे यहाँ पर स्प्रेडिंग आया है, ठीक है ना। तो याद रखना, तो यहाँ पर जो फॉर है उसकी जगह पर हमें फ्रॉम करना पड़ेगा। यानी जो सही आंसर हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर। हम्म देख लीजिए, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंटली आंसर टिक करना है तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ फाउंडेशन बैच एक बार करेंगे तो ये सब दिखने लगेंगे आपको अपने आप क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया, अपोजिट मीनिंग। चलिए भाई, अपोजिट मीनिंग देखते हैं किस वर्ड की। बेनफुल, अच्छा दो वर्ड बचपन से पढ़ाए जाते हैं, साइंस इज अ बून और बेन। अगर वर्ड आपने सुने हैं दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम के हैं। जिनमें से बून का मतलब होता है वरदान, ब्लेसिंग्स, और बेन का मतलब होता है अभिशाप यानी कर्स, है ना। ये ब्लेसिंग्स हैं। अब ये भी टॉपिक दे देते हैं कि वह ब्लेसिंग्स हैं या कर्स हैं, बून है या बेन है। तो बेन का मतलब होता है कर्स, निगेटिव। तो बेनफुल कोई भी चीज जो अभिशाप है ना, अभिशप्त है उसके लिए। हार्मफुल, हार्मफुल तो है ये, तो ये एंटोनिम पूछ रहे हैं। तो बेनफुल का जब एंटोनिम पूछ रहे हैं, बेनफुल इज अ नेगेटिव वर्ड, इसका जो एंटोनिम होगा वो कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो हार्मफुल तो नहीं हो सकता, क्रूअल भी नहीं हो सकता, डिजास्ट्रस भी नहीं हो सकता, लकी हो सकता है। देख लो, वरदान साबित हो। करेक्ट आंसर शुड बी D1, लकी। दिस डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर रखना, 19 होगा इसका सही आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं? डायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा पूछा गया है सब्स्टिट्यूट करना, अंडरलाइन पार्ट किया गया है सेंटेंस का, जो पार्ट आपको सब्स्टिट्यूशन में लाना है, मतलब सब्स्टिट्यूट करके सही करना है। क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर पे डायरेक्टली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है। अब क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? जस्टिफाई अगर हम करें, देखो टैक्सेस प्लूरल है तो विच आ गया, टैक्सेस के लिए आर आ गया, ये तो सही है। अच्छा, पे जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। इज एम आर बी की वर्ब के साथ, बी के साथ अगर कोई वर्ब आती है, जैसे पे वर्ब है, तो या तो ये आईएनजी फॉर्म में आती है, मतलब पेइंग हो सकता है, या फिर ये थर्ड फॉर्म में आ सकती है। ठीक है ना। अब आईएनजी फॉर्म में एक्टिव, थर्ड फॉर्म में पैसिव, कॉन्टिन्यूटी। देखो आईएनजी वाला कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, विच पे, विच पे का मतलब होता है कि क्या टैक्स पे करते हैं? नहीं, टैक्स कुछ नहीं देते हैं, टैक्स को खुद पे किया जाता है। विच आर पेड ये हो सकता है, विच पेड भी नहीं हो सकता। नो इम्प्रूवमेंट तो ऑब्वियसली पे नहीं होगा, इसलिए गलत है। तो यहाँ जो सही आंसर हमारा बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड ऑप्शन होगा हमारा सही आंसर। देख लीजिए,
आई होप आपके भी आंसर यही सेम आ रहे होंगे। टैली करते चलिएगा, बस थोड़ा सा जल्दी बताइएगा। क्लियर? नाउ अब जो पोर्शन आएगा 21 से 25, ये आता है हमारा कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन। ब्लैंक्स के फॉर्म में एक पैसेज दिया होगा, उसमें कुछ ब्लैंक्स आएंगे, यानी ये पोर्शन जो आएगा दिस इज कॉल्ड क्लोज टेस्ट। एक पैसेज उसमें ब्लैंक करने का तरीका सिंपल सा मैंने डिस्कस किया। पहले पूरा का पूरा पैसेज हम पढ़ेंगे, फिर जहां पर भी ब्लैंक आएगा वहां अपने हिसाब से अगर वर्ड कोई रख पाएंगे तो रखेंगे, नहीं रख पाएंगे तो फिर ऑप्शन से एलिमिनेशन करके देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट इन इंडिया हैज़ बिन अ सक्सेस स्टोरी। मतलब प्राइमरी स्कूल में अगर आप एनरोल करते हैं, एनरोल का मतलब होता है उसमें शामिल होना, ठीक है ना। प्राइमरी स्कूल में जब बच्चों को एडमिशन कराया जाता है, एडमिशन के पार्ट में समझिए, हैज़ बिन अ सक्सेस स्टोरी। अब पहला ब्लैंक दिया है, ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट इवन इन रिमोट एरियाज। मतलब एक कई सारे प्रोग्राम चलाए गए ऐसे। ड्राइव का जो मतलब है ना यहाँ पर, ये अभियान है। ड्राइव का मतलब कुछ और नहीं लेना। ड्राइव का मतलब अलग अलग तरीकों के, जैसे स्कूल चलो अभियान आया था ना, तो अलग अलग अभियान के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू टू इंक्रीज एनरोलमेंट इवन इन रिमोट एरिया, ठीक है ना। कई अभियान चलाए गए ताकि एनरोलमेंट बढ़े। रिमोट एरिया मतलब दूर दराज के इलाकों में भी, बहुत बाहरी इलाके जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ की भी बात कर रहे हैं। with enrollment reaching at least 96% since 2009, 2009 से 96% पहुंच हो गई है, सोचिए। एंड गर्ल्स अप 56% ऑफ न्यू स्टूडेंट्स बिटवीन 2007 एंड 2013। 56% ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, जिसमें गर्ल्स भी हैं बहुत सारी। इट इज़ क्लियर दैट मैनी ब्लैंक लगा है ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग हैव बिन। अच्छा हाँ, अब ये दिखाता है, यहाँ से पता चलता है कि जो एक्सेस है, पहुँच है स्कूल तक, वो क्या हो गई है। आसान ऑब्वियसली लग रहा है कि हुई है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बिन द रीजन, मेन रीजन हो सकता है अचीविंग दिस। एंड नाउ इन इंडिया 98% हैबिटेशंस हैव अ प्राइमरी स्कूल विद इन 1 किलोमीटर। मतलब लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अंदर बहुत सारे स्कूल खुले हैं, लगभग हर जगह जहाँ पे बस्तियाँ हैं। हैबिटेशंस का मतलब है बस्तियाँ। 98% बस्तियों में ऐसा हो गया है कि 1 किलोमीटर के अंदर वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है। एंड 92% हैव एन अपर प्राइमरी स्कूल विद इन अ 3 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस। और 3 किलोमीटर दूर अपर प्राइमरी स्कूल बन गया है। तो ऐसा कुछ बात यहाँ पे कह रहे हैं। इसके ऊपर ये टेक्स्ट है हमारा, फटाफट पढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं और एलिमिनेशन करते हैं। प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट इंडिया हैज़ बीन अ सक्सेस स्टोरी। अच्छा, ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स। अच्छा, प्रॉपरली ड्यू टू, मोस्ट ड्यू टू, टोटली ड्यू टू, लार्जली ड्यू टू। हाँ, ज्यादातर इस वजह से हुआ है, इनकी वजह से। करेक्ट आंसर फटाफट जल्दी से बताइए, क्या लग रहा है आपको सही आंसर? मुझे तो लग रहा है मेरा आंसर सही आ गया। मोस्ट तो नहीं होगा ना, मोस्ट को नहीं ठीक करना। मोस्ट ड्यू टू नहीं होता, टोटली ड्यू टू नहीं होता, टोटली ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स, मतलब सिर्फ वेरियस प्रोग्राम्स की वजह से ही हुआ है क्या? तो टोटली हो सकता था। प्रॉपरली मतलब पर्टिकुलरली इनकी वजह से ही हुआ है, या ज्यादातर इसमें रोल इनका है। यस, आई थिंक लार्जली शुड बी द करेक्ट आंसर। largely due to various programs and drives to increase enrollment even in remote areas, with enrollment enhancing at least 96% since 2000, and girls coming up 56%, girl reaching up, counting up नहीं, counting up तो नहीं होगा, जो एलिमिनेशन हो रहे हैं वो एलिमिनेट कर देते हैं, काउंटिंग अप नहीं है। हाँ, गर्ल्स पहुंच रही हैं, कमिंग अप, कमिंग अप तो नहीं होता, आने वाली नहीं। कमिंग अप नेक्स्ट होता है ना, आगे आने वाली। कमिंग अप का मतलब आने वाली, आने वाली नहीं, आ गई हैं। गर्ल्स रीचिंग अप, मेकिंग अप, आई थिंक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि मतलब कितने पॉसिबल हो गई, कितने लोग पहुंच रहे हैं। मेकिंग अप, मेकअप का मतलब होता है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, वहां तक पहुंच जाना, मेकअप।
हाँ, मेकिंग अ 56%, जिसमें से एंड गर्ल्स मेकिंग अ 56%, 56% गर्ल्स जो हैं वो मेकअप मतलब वहां तक पहुंच गई हैं। इन्होंने मेकअप का मतलब यहाँ पे संभव करना है। 56% गर्ल्स संभव हो गया उनका स्कूल जाना, मेकिंग अप इस सेंस में। इट इज क्लियर दैट मैनी ऑफ एक्सेस, अच्छा ओके, हैव बिन मैनी, देखो मैनी है तो प्लूरल होना चाहिए, तो इशू तो होगा नहीं। मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग, मैनी अपॉर्चुनिटीज, नहीं नहीं, अगर आप दोनों, अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पर। क्या है कि आपको ये और ये फोर्थ वाला जो ब्लैंक है, ये दोनों एक साथ पढ़ने पड़ रहे हैं। अगर आप इन दोनों को एक साथ नहीं पढ़ोगे ना, देखो यहाँ पे कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो ब्लैंक हैं, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर एक सही किया तो दूसरा सही होगा, या एक सही समझ में आया तो दूसरा समझ में आएगा। तो इट इज क्लियर दैट मैनी अपॉर्चुनिटीज, देखो अगर कर दें मैनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे, तो अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया गया है ना। और बढ़ाने वाला ऑप्शन देखो आपको यहाँ दिख ही नहीं रहा होगा। इसलिए क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारी जो अड़चने थी स्कूल तक पहुंचने में, अड़चने जो थी उनको हटा दिया गया है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, या उनको सही किया गया है, सुधारा गया है। तो क्या बोल रहे हैं, देयर दैट मैनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होगा ना, मैनी प्रॉब्लम्स होगा, एफर्ट्स ऑफ एक्सेस टू स्कूल, एफर्ट्स हो सकता है, प्रॉब्लम्स आई थिंक बेटर साउंड करेगा यहाँ पे। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी स्कूल तक पहुंचने के रास्ते में, उन्हें क्या किया गया, अकस्टम, अकस्टम का मतलब होता है आदी हो जाना, मेट मतलब मिलना, एड्रेस मतलब होता है टैकल करना, हाँ, एड्रेस का मतलब होता है नोटिस में लाना, नोटिस करना मतलब उनके ऊपर ध्यान देना, यही होगा, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दिया गया है। देख लो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, हैव बीन, हाँ, एड्रेस्ड, फॉरवर्डेड नहीं होगा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फॉरवर्डेड हटा दें यहाँ से, अकस्टम्ड हटा दें। अकस्टम का मतलब होता है राजी हो जाना, मतलब यूज टू हो जाना किसी चीज़ के। हैबिचुअल लिख लो, तो हैबिचुअल नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया, मतलब प्रॉब्लम को नोटिस किया गया, प्रॉब्लम पर ध्यान दिया गया है, हाँ नोटिस होगा यहाँ सही आंसर। और फिफ्थ वाला क्या है, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बिन द बिहाइंड अचीविंग दिस, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सुधारा गया है, बिल्डिंग वगैरह अच्छी बना दी गई, रास्ते वगैरह अच्छे बना दिए गए हैं, इनकी वजह से हुआ है ऐसा। क्या बोल रहे हैं, इम्प्रूवमेंट, improvement in infrastructure has been the forced behind, force behind, awareness behind, compulsion behind, नहीं compulsion behind तो नहीं होगा, हाँ force लग रहा है, has been the awareness, नहीं force लग रहा है सही आंसर, has been the force behind, बैक से फोर्स बल जो लगाया गया है ना, सपोर्ट, इसकी बात कर रहे हैं आई थिंक, है ना, फोर्स बिहाइंड। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। क्लियर, देख लो कोई कंफ्यूजन अगर लग रहा हो तो डिस्कस भी आप कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। हैज बिन द फोर्स बिहाइंड, फोर्सेस देखो इसलिए नहीं, फोर्स्ड नहीं, क्योंकि द के बाद नाउन के यूज होना चाहिए ना, फोर्स्ड नहीं होगा, फोर्स होता है बल, और याद रखना अगर कहीं ये वर्ड दिखता है फोर्सेस, फोर्सेस का मतलब आर्मी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये थे कंपल्शन, तो पता है मजबूरी, फोर्स करना, ठीक है ना, ये मजबूरी के लिए आता है, अवेयरनेस जागरूकता,
अवेयरनेस ऑप्शन भी हो सकता है, हैज़ बीन द अवेयरनेस बिहाइंड अचीविंग दिस, बट अवेयरनेस बिहाइंड अचीविंग दिस, अचीव करने के पीछे अवेयरनेस, इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाँ ये कारण बना है, फोर्स का मतलब यहाँ पे सपोर्ट या कारण है, ठीक है ना, फोर्स शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस, आई होप कुछ नई चीज़ें मिली होंगी, कुछ का रिवीजन हुआ होगा, कुछ समझ में आई होंगी चीज़ें। बस ये देख लेना कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ियाँ एग्जाम में हो सकती हैं, वो करने से बचिएगा, ठीक है ना। कंटिन्यू रखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर से 2 प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए आएंगे बैक टू बैक। कंटिन्यू रखिएगा इस सेगमेंट को तब तक जब तक इम्प्रूवमेंट खुद से दिखाई ना पड़े, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर कर लीजिएगा, मिलते रहेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।